हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने बीपीयू बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज के इस कड़ी में जो है हमारा जो सेकंड चैप्टर चल रहा है विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये जो है 5वां लेक्चर्स है। आज के इस लेक्चर्स में हम जो देखने वाले हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर जो है एक के बाद एक जो है पूछा जाने वाला ये टॉपिक है और इस बार इसके आने के जो है काफी ज्यादा चांसेस, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है क्योंकि ये पिछली बार नहीं पूछा गया है, तो इस बार आने के इसके काफी ज्यादा चांस बनते हैं। आज का हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी नियम। फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी नियम, अक्सर इस पर जो है ये परिभाषा और फार्मूला जो पूछा जाता ही है, साथ में इसके जो है न्यूमेरिकल भी कभी कभी पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल की चर्चा हम अगले लेक्चर्स में करेंगे। इस लेक्चर्स में फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी नियम क्या होता है इसको हम अच्छे से जानने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना अभी आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। भाई देखो, अगर हम बात करें फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी नियम की, तो फैराडे ने विद्युत अपघटन संबंधी 2 नियम दिए हैं। एक फैराडे का प्रथम नियम बोला जाता है और दूसरा फैराडे का द्वितीय नियम बोला जाता है। तो आपके एग्जाम में कभी कभी जो है प्रथम और द्वितीय नियम करके पूछा जाता है, कभी कभी एक ही नियम पूछा जाता है। तो जैसा पूछा जाएगा वैसा आपको लिखना रहेगा। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं क्लास की। और सबसे पहले देखते हैं कि फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम होता क्या है। देखो बच्चों, अगर हम बात करें फैराडे के प्रथम नियम का, तो एक चीज ध्यान रखना, फैराडे का जो नियम है वो विद्युत अपघटन पर आधारित है। किस पर आधारित है? विद्युत अपघटन। अब ये विद्युत अपघटन क्या होता है, तो एक बात याद रखना, जैसे मान लीजिए ये कोई हमारा जलीय विलयन है और जलीय विलयन में कोई हम इलेक्ट्रोलाइट्स घोले हैं। इलेक्ट्रोलाइट मतलब कोई विद्युत अपघट पदार्थ घोले। क्या घोले हैं? विद्युत अपघट का जलीय विलयन। मान लीजिए कोई हमारा विद्युत अपघट का जलीय विलयन है और जब विद्युत अपघट के जलीय विलयन में धारा हम प्रवाहित करेंगे, तो धारा प्रवाहित करेंगे तो इस पर जितनी धारा हम देते हैं उतना ही उस पर पदार्थ की मात्रा जो है निक्षेपित होती है। यानी उसमें पदार्थ की मात्रा निकल भी सकती है और पदार्थ की मात्रा उसमें जा भी सकती है। भाई निकल भी सकती है, प्राप्त भी हो सकती है और या उसमें घुल भी सकती है। तो वही कहा गया है भाई, फैराडे का प्रथम नियम ये कहते हैं, मान लीजिए विद्युत अपघटन की क्रिया कराई जाती है तो विद्युत अपघटन प्रक्रिया के फलस्वरूप जितने पदार्थ की मात्रा उत्पन्न होती है, भाई अवक्षेपित होती है या निक्षेपित होती है। निक्षेपित का मतलब हुआ उसमें लगती है या उत्पन्न होती है। जितनी भी पदार्थ की मात्रा निकलती है वह उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यानी जितनी धारा उसमें प्रवाहित करते हो उसी के समानुपाती होता है। समझ में आ गई कि कोई भी हमारा विद्युत अपघट का जलीय विलयन है और उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो कितने पदार्थ की मात्रा हमारी निकल रही है या पदार्थ की मात्रा उसमें लग रही है, तो जितना भी निकलेगा लगेगा वो उस पे प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यही फैराडे का प्रथम नियम बताया गया। तो इसको आप लिख सकते हैं कि इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में, फैराडे का नियम किस पर आधारित है? विद्युत अपघटन की प्रक्रिया पर आधारित है। पहली बात तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि फैराडे का नियम किस पर आधारित है। तो फैराडे का नियम विद्युत अपघटन की प्रक्रिया पर आधारित है। अब ये विद्युत अपघटन क्या है? तो भाई विद्युत अपघटन वो प्रक्रिया होती है जिसमें किसी पदार्थ को घोल करके जलीय विलयन में धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाह हो जाता है। तो जिसमें धारा प्रवाह होता है वही तो विद्युत अपघट्य होता है। और जब धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ भाई पदार्थ या तो निकलता है या तो लगता है। तो ये प्रक्रिया जो होती है इसी को विद्युत अपघटन प्रक्रिया, यानी अपघटित कराना, भाई घुले हुए विलयन में से पदार्थ को बाहर निकालना ही विद्युत अपघटन कहलाता है। समझ में आ गई? तो यहाँ पे यही बताया गया है कि इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में, यानी जब हम फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं कि अगर हम कोई विद्युत अपघटन की प्रक्रिया कराते हैं, प्रक्रिया में होता क्या है, इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले, यानी जो इलेक्ट्रोड है जहां करंट वहां लगाओगे, इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, यानी जो पदार्थ अब मुक्त होने वाले, निर्मुक्त होने वाले या लगने वाले भी, या करके लगने वाले भी लिख सकते हो, ज्यादा दिमाग ना लगा, एक ही चीज याद रख रहा हो कि करंट लगाओगे तो हमें कुछ पदार्थ मिले। तो मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, यानी कितना पदार्थ मिलेगा, मात्रा विलयन में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। कुल मिला के जितने धारा देंगे उतने हमें पदार्थ की मात्रा प्राप्त होगी, या तो निक्षेपित होगी या तो लगेगी। अरे प्राप्त होगा या उसी में जाएगा, बस दो में से एक होगा। तो जाने वाले का ना याद रखो,
यानी कितनी पदार्थ की मात्रा मिलेगी हमें उस पर विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में, जितनी हम धारा प्रवाहित करेंगे। समझ में आया कि नहीं? बस यही जो है फैराडे का प्रथम नियम कहता है। इसको आप फार्मूले में ऐसे लिख सकते हो, भाई पदार्थ निक्षेपित होने वाले पदार्थ की जो मात्रा कहीं रहे डबल रहे, तो डबल कितना रहे, समानुपाती रहे क्यू का हुआ है आवेश, जितना आवेश दोगे उतने पदार्थ की मात्रा निकलेगी। समझ में आया कि नहीं? भाई किसी विद्युत अपघटन के जलीय विलयन में इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, डब्ल्यू का हुआ है पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, उस पे विलयन में प्रवाहित आवेश के यानी क्यू का हुआ है आवेश चार्ज यानी आवेश के धारा के समानुपाती होता है। समझ में आ गया नहीं? तो समझ में आ गया होगा कि भाई क्यू कौन है, आवेश है, जितना आवेश दोगे उतने उसमें जो है पदार्थ की मात्रा निक्षेपित होती है। चलिए, तो यह आपका हो गया डब्ल्यू समानुपाती क्यू। देखो आवेश को आप धारा भी बोल सकते हो, तो धारा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर डब्ल्यू समानुपाती क्यू हो गया। अब चलो समानुपाती हटाते हैं, तो भाई समानुपाती हटाओगे तो बराबर लगाओगे, एक नियतांक जेड लिखेंगे, क्या लिखोगे जेड, और ये हो जाएगा क्यू, तो डब्ल्यू बराबर जेड क्यू हो जाएगा। एक चीज आप अच्छे से जानते हो, क्या जानते हो भाई, क्यू बराबर आई होता है। क्या होता है? क्यू बराबर आई, अच्छे से जानते हो। तो अगर क्यू की वैल्यू आई यहाँ रख दिए तो हमारा डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, जेड आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जेड आई हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? आपका फार्मूला डब्ल्यू बराबर जेड आई बन जाएगा। अब इसमें कौन क्या है बता सकते हो, जहां जेड बराबर विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, यानी जेड कौन है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। बाकी आई क्या है भाई, आई जो है धारा है, जो कि एम्पियर में होता है, आपको अच्छे से पता होगा एम्पियर में है, और टी जो है समय है। समझ में आ गया ना? तो फार्मूला आपका ये होगा। देखो इतना तो आपका हो जाएगा। अब इसमें बात ये आती है, अगर मान लीजिए कि भाई आई बराबर हम धारा जो प्रवाहित करेंगे, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित किया जाए, और टी बराबर अगर हम मान लीजिए 1 सेकंड में प्रवाहित करें, तो ये आपका फार्मूला डब्ल्यू बराबर जेड हो जाएगा, यानी जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक होगा वो उसी के बराबर होता है। इसका एक फार्मूला जो आपके एग्जाम में जो है बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जहां जिस पर न्यूमेरिकल भी खूब आते हैं, उसको भी जान लीजिए। देखो ये जेड जो लिखा है, ये जेड बराबर होता है ई अपान 96,500, इसको आप याद कर लीजिएगा। जेड बराबर ई अपान 96,500 होता है। अगर इस जेड की वैल्यू उठा के यहाँ पे रखते हैं तो आपका फार्मूला डब्ल्यू बराबर हो जाएगा, भाई जेड की वैल्यू क्या है, ई अपान 96,500 हो जाएगा, और गुणे आई रहेगा ही रहेगा, टी रहेगा। समझ में आया नहीं? इसको थोड़ा और ठीक करोगे, यानी ई यहां ले आते हैं नीचे अगर, तो ये आपका डब्ल्यू अपान ई बराबर आई टी अपान 96,500। एक चीज जानते हो भाई, डब्ल्यू अपान ई तो रहेगा ही रहेगा, आई टी की वैल्यू क्यू है, और ये 96,500 कौन है, ये है फैराडे, इसको भी जाने रहना। तो ये फार्मूला जो है आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। समझ में आया? ये फार्मूला आप जाने रहिएगा, इस पर आपको न्यूमेरिकल काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। तो ये इतना आपका है। ई क्या है, अगर ई के बारे में जानना चाहते हैं तो लिख सकते हो, जहां ई बराबर ऑक्सीकृत या अपचयित आयन का तुल्यांकी द्रव्यमान, भाई जो हमारा पदार्थ होगा कितना ऑक्सीकृत हुआ है या अपचयित हुआ है, उसका तुल्यांकी द्रव्यमान क्या होता है, वो हमारा ई होता है। समझ में आया कि नहीं? तो ये इतनी बातें हैं, ज्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मेन आपका ये परिभाषा हो जाएगी, और परिभाषा के आधार पर यहाँ तक आपका फार्मूला हो जाएगा। बस इतना आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद इस फार्मूले को भी जाने रहिएगा। जेड की वैल्यू जो होता है ई अपान 96,500 होता है। ये 96,500 क्या है, ये फैराडे नियतांक है। अगर हम इसी को यहाँ पर रखते हैं तो डब्ल्यू बराबर ये मिल जाएगा, इसको इधर लाते हैं तो ये बन जाएगा, और भाई ये रहेगा, ये आपका क्यू हो जाएगा, फैराडे हो जाएंगे। तो अब ये चीज, और ये क्या ई क्या है, तो ई जो है ऑक्सीकृत या अपचयित हुए आयन का तुल्यांकी द्रव्यमान है। तो समझ में आ गया कि फैराडे का प्रथम नियम क्या है। भाई फैराडे का नियम कहता है कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की जो मात्रा होती है उसमें प्रवाहित किए गए आवेश के समानुपाती होता है। समझ में आ गया? तो भाई आप डब्ल्यू समानुपाती क्यों बता देंगे, आवेश के समानुपाती होता है। क्यू की वैल्यू अगर आप आई टी रखते हैं तो आपका ये बन जाएगा डब्ल्यू
समानुपाती IT हो जाएगा। अब समानुपाती हटाते हो तो जेड रखो, जेड लाएंगे। ये जेड कौन है भाई, समानुपाती हटाओगे तो बराबर लगाओगे तो जेड आएगा। तो ये अब ये आपका W बराबर जेड IT हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू हमने IT रख दिया है। तो ये आपका इतना बन जाएगा। जेड जो होता है भाई, जहां जेड जो है विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है। क्या होता है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है। और I धारा है, T समय है। अब जेड की वैल्यू लगभग इतना होता है, जहां ई जो होता है आक्सीकृत तो अपचयित हुए आयनों का तुल्यांकी द्रव्यमान होता है। समझ में आ गई नहीं? तो ये आपको बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब फैराडे का द्वितीय नियम क्या कहता है उसको भी जान लेते हैं। देखो भाई, फैराडे का द्वितीय नियम की अगर हम बात करें तो फैराडे का प्रथम नियम जो है उन्होंने केवल एक सेल के लिए कहा था कि मान लीजिए हम किसी एक सेल में विद्युत अपघटन की प्रक्रिया कराते हैं तो उस पर जो निक्षेपित पदार्थ की मात्रा होती है वो उस पे आवेश के समानुपाती होता है। ये केवल फैराडे का नियम केवल एक सेल के लिए बताया था। अब ध्यान, अब मान लीजिए द्वितीय नियम का क्या कहता है? द्वितीय नियम यह कहता है कि अगर मान लीजिए अलग अलग कई सेल हो, यानी अलग अलग कई सेल हो और अलग अलग सेलों को एक सीरीज में जोड़ दिया जाए, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए, और जोड़ने के बाद इन पर अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं और हर एक सेल में अलग अलग विद्युत अपघट्य घोला गया हो, तो जो भी है अगर इनमें हम धारा प्रवाहित करते हैं तो हर एक इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की जो मात्रा होती है वो समानुपाती होता है, उसके तुल्यांकीय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। यही बताया गया है, सेम वही है, बस यहाँ पर अंतर ये आपको देखने को मिलेगा कि इसमें जो है अलग अलग कई सीरीज क्रम में जो है, श्रेणी क्रम में जो है विद्युत अपघट्टों के जलीय विलयन जोड़े जाते। कैसे जोड़े जाते हैं? देखो भाई, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए ये हमारा अलग है भाई, ये हमारा A पदार्थ इसमें घोला गया है इलेक्ट्रोलाइट्स, इसमें B विद्युत अपघट्य घोला गया है, इसमें C घोला गया है। अलग अलग विद्युत अपघट्य पदार्थ जो है इसमें घोला गया है, और जब इस पर हम समान मात्रा में धारा प्रवाहित करते हैं, यानी सबको अगर सब में समान मात्रा में धारा प्रवाहित करते हैं तो सब में जो पदार्थ निक्षेपित होगा, पदार्थ की मात्रा जो निक्षेपित होगी वो उसके तुल्यांकीय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। बस यही बताया गया और कुछ नहीं बताया गया है। प्रथम नियम केवल एक इलेक्ट्रोड के लिए कहा गया था। द्वितीय नियम, मान लीजिए एक से अधिक इलेक्ट्रोड है, अलग अलग कई इलेक्ट्रोडों को आपस में श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो उसमें जो प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा होगी वो सब के उनके तुल्यांकीय द्रव्यमानों के, भाई जितने भी पदार्थ निक्षेपित होता है उन इलेक्ट्रोडों पर तो उनके तुल्यांकीय द्रव्यमानों के समानुपाती होता है। यही बताया गया। तो यही हमने लिखा है कि इस नियम के अनुसार यदि विभिन्न अपघट्टों के विलयनों में, भाई अलग अलग विद्युत अपघट्य का विलयन है तो विभिन्न अपघट्टों के विलयनों में समान आवेश प्रवाहित करते हैं, मतलब जो आवेश है, चार्ज है, वो सेम दिया जाए, सब में, इसमें भी दिया जाए, इसमें भी दिया जाए, इसमें भी दिया जाए, तो समान आवेश प्रवाहित करते हैं तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर आयनों के समान तुल्यांकीय द्रव्यमान मुक्त होते हैं। यानी हर एक इलेक्ट्रोड पर जो आयनों के तुल्यांकीय द्रव्यमान मुक्त होंगे वो भी समान होते हैं। समझ में आ गया नहीं? भाई इसको आप लिख सकते हैं, भाई पहले की अगर हम बात करें W1 तो समानुपाती हो जाएगा E1 के। इसी तरीके से अगर हम बात करें W2 तो समानुपाती हो जाएगा E2 के। समझ में आ गए? अब इसको अगर ठीक से रखते हैं तो हमारा W1 अपान E1 हो जाएगा और बराबर W2 अपान E2 हो जाएगा और बराबर स्थिरांक होगा। क्या होगा? स्थिरांक हो जाएगा। भाई अगर है, मान लीजिए अभी C है, D है, तो आप वो भी हो जाएगा W3 अपान E3 बराबर W4 अपान E4। इस तरीके से जितने भी आप जोड़े रहोगे सब जो है आपको इसी तरीके से देखने को मिल जाते हैं। समझ में आएगा नहीं? तो ये फैराडे का ये नियम है। कौन सा नियम है? फैराडे का द्वितीय नियम है। क्या कहते हैं फैराडे का द्वितीय नियम? कि इस नियम के अनुसार यदि विभिन्न विद्युत अपघट्टों के विलयनों में समान आवेश प्रवाहित करते हैं, भाई अलग अलग विद्युत अपघट्य का विलयन है और उस पर अगर हम समान आवेश की मात्रा प्रवाहित करते हैं तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर आयनों के समान ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान मुक्त होते हैं। यानी हर एक इलेक्ट्रोड पर जितने भी आयन के द्रव्यमान मुक्त होंगे उनके वो तुल्यांकीय द्रव्यमान के समान होते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, आप कह सकते हैं कि यदि अगर हम विभिन्न विद्युत अपघट्टों के जलीय विलयनों में समान मात्रा में धारा प्रवाहित करते हैं, क्या करते हैं? समान मात्रा में आवेश प्रवाहित करते हैं तो उस पर निक्षेपित पदार्थ की जो मात्रा होती है
उसके तुल्यांकी द्रव्यमान के समानुपाती होता है। यानी जो भी पदार्थ की मात्रा निक्षेपित होती है वो उसके तुल्यांकी द्रव्यमान के समानुपाती होता है। तो यहाँ से आप बताएंगे भाई पदार्थ पर इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा मान लीजिए W1 है तो उसका तुल्यांकी द्रव्यमान E1 हो जाएगा। मान लीजिए दूसरे की बात करोगे तो W2 होगा तो उस पर E2 हो जाएगा। तीसरे में बात करोगे W3 होगा तो E3 हो जाएगा। सबको मिलाओगे तो W, भाई इसको नीचे लाओगे तो W1 अपान E1 हो जाएगा। इसको देखोगे W2 अपान E2 हो जाएगा। फिर बराबर लगा के तीसरा हो गया तो W3 अपान E3 हो जाएगा। बराबर नियतांक है यानी स्थिरांक जितना होगा सबको बराबर लिख करके लास्ट में स्थिरांक हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से ये फैराडे का द्वितीय नियम आपका होता है। इस पर भी आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम और द्वितीय नियम क्या कहता है। उम्मीद करते हैं सारी बातें समझ में आ गई होंगी। समझ में आओ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।